हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट पिक्चर 1। पिक्चर 1 को देखिए एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। इस ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग की ओपनिंग लाइंस आपको बतानी है। हु इज द सिंगर, सिंगर कौन है, एंड हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। आंसर इज ए मेरे वतन के लोगों इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग। ए मेरे वतन के लोगों जो ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको दिया है। इट इज संग बाय लता मंगेशकर। ये लता मंगेशकर जी ने गाया है। वी कैन ऑल्सो सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड भगत सिंह इन दिस पिक्चर। सेकेंड क्वेश्चन इज इन पिक्चर 2। अभी सेकेंड पिक्चर से क्वेश्चन है। ये सेकेंड पिक्चर है, तो इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। यहाँ पर लिखा है ना, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो यहाँ पर ये जो सुपीरियर वेपन्स हैं इसका क्या मतलब है, कौन से सुपीरियर वेपन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स। ब्रिटिशर्स ने अपने सुपीरियर वेपन्स को यूज करके हमारे देश को जीता, और वो सुपीरियर वेपन्स थे द गन्स, बंदूकें उनके पास एडवांस थी, एंड डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, राजनीति वो बहुत अच्छी जानते थे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राजनीति करो, ये कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज एन आर्टिसन। एक आर्टिसन का क्या मतलब है, आर्टिसन कौन होता है, एंड व्हाट डू यू थिंक द आर्टिसंस सफर्ड। पिक्चर 3। ये देखिए, ये है वो पिक्चर, और यहाँ पर लिखा भी है द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। इंडिया के एक्सपर्ट आर्टिसंस और उनके बिजनेस को ब्रिटिश पॉलिसीज ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहले था हु इज एन आर्टिसन। आर्टिसन हम किसे कहते हैं, आर्टिसन को हिंदी में बोलेंगे कारीगर। सो एन आर्टिसन इज अ क्राफ्ट्समैन स्किल्ड इन सम ट्रेड। एक पर्सन जो किसी ट्रेड में स्किल्ड हो या जिसे क्राफ्ट का काम आता उसे हम कहेंगे आर्टिसन। एंड दे सफर्ड बिकॉज द गुड्स दे प्रोड्यूस्ड। और वो सफर इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे, लॉस्ट डिमांड इन द इंडियन मार्केट। हमारे देश की मार्केट में उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी उसकी जगह ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो गुड्स बनती थी लोग उसे खरीदने लगे थे क्योंकि वो चीपर होती थी, सस्ती होती थी। फोर्थ क्वेश्चन इज विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आपके चैप्टर में कौन सी वो पिक्चर है जो रिवील करती है द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट की ये जो आग है इसकी पहली चिंगारी कौन सी थी, स्पार्क कौन सा था। पिक्चर नंबर 7। पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। ये थे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज वर्किंग विद टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। क्या आपको लगता है 1757 के इवेंट्स में इंडियन प्रिंसेस अपनी अप्रोच में शॉर्ट साइटेड थे, मतलब बहुत दूर का वो नहीं सोच रहे थे। आंसर इज यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच to the events of 1757. They did not understand the Britishers' intention. वो ब्रिटिशर्स की एक्चुअली में इंटेंशन क्या है, क्या उनका मोटिव है, उसको समझ ही नहीं पाए। ऑफ कैप्चरिंग द होल ऑफ इंडिया बाय हेल्पिंग देम टू विन स्मॉल बैटल्स, कि ब्रिटिशर्स इन छोटी छोटी बैटल्स को जीतने में उनकी मदद करके एक्चुअली में पूरे इंडिया को कैप्चर करना चाहते हैं। असली इरादे उनके ये है कि पूरे देश पर वो कब्जा करना चाहते हैं, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। वो ये छोटी छोटी बैटल्स को जीत के ही खुश होते रहे, मतलब कि वो अप्रोच में शॉर्ट साइटेड थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसेस को कैसे सबड्यू किया, मतलब उनको कंट्रोल किया। द इंडियन प्रिंसेस कॉन्स्टेंटली हैड वॉर्स विद इन देमसेल्व्स। यही मेन रीजन था, हमारे देश के जो राजा थे वो आपस में ही हमेशा लड़ते रहते थे। दे आस्क्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम विद देयर फाइट्स। फिर उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट्स जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे कहना शुरू कर दिया कि लड़ाई जीतने में हमारी हेल्प करो। उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उनसे बहुत सारी चीजें मांगी। तो ये जो राइवलरीज थी, इन्होंने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सबड्यूइंग इंडियन प्रिंसेस।
थर्ड क्वेश्चन इज कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स। राम मोहन रॉय ने कौन से वो वर्ड्स कहे, उनको आपको कोट करना है, ये समझाने के लिए कि जितने भी धर्म है वो एक्चुअली में एक ही चीज सिखाते हैं। राम मोहन सेड काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि गाय अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके मिल्क का कलर बिल्कुल एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर रिलीजन की जो एसेंस है वो बिल्कुल सेम ही है, सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? ब्रिटिश ऑफिसर्स किन तरीकों से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब उनका शोषण करते थे? सो द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। सबसे पहले तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये एक रूल निकाला, एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंडियंस को बिना ट्रायल के ही वो जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए फार्मर्स के ऊपर। देन दे रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट वर इम्पोर्टेड टू इंडिया। इंडिया में जो गुड्स इंग्लैंड से आती थी उन्होंने उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी, तो वो बहुत चीपर हो गई, इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड्स बढ़ गई और इसकी वजह से हमारे देश के जो आर्टिसंस थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल। इन लोगों के नाम बताइए। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो रूलर जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पिच्ड बैटल्स मतलब आमने सामने की लड़ाइयां लड़ी, एंड डाइड फाइटिंग, और फाइट करते करते ही उनकी डेथ हो गई। ये थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। सेकेंड इज द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो पर्सन जो कि समाज को सुधारना चाहते थे, राम मोहन रॉय। नेक्स्ट इज द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो पर्सन जिन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया में एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए, मैकॉले। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट को लीड करने वाले दो पॉपुलर लीडर्स के नाम, पेशवा नाना साहेब एंड मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। सिक्स क्वेश्चन इज मेंशन द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। इंडिया में उस टाइम पर कौन सी 2 सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग थी? 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। नंबर 1 चाइल्ड मैरिज एंड नंबर 2 अनटचेबिलिटी। सेकेंड इज 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ऑपरेसिव मतलब लोगों को ऑपरेस करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए। सो 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज के। नंबर 1 हेवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स। किसानों के ऊपर हेवी टैक्सेस लगा दिए गए। एंड दे ऑल्सो पास्ड रेगुलेशन, एक रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पास किया, अंडर विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट, जहां पर किसी भी इंडियन को जेल भेजा जा सकता था बिना कोर्ट में ट्रायल के। नेक्स्ट इज 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। आम लोगों की जिंदगी कैसे सफर हुई? द कॉमन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड लैंड्स। किसानों की जमीन चली गई, लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, आर्टिसंस का बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया। एंड नंबर 2 द ब्रिटिश वर कन्वर्टिंग देम। ब्रिटिशर्स उनको कन्वर्ट कर रहे थे, उनका धर्म बदल रहे थे। नेक्स्ट इज 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट। क्या 4 कारण थे लोगों में नाराजगी के दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट हुआ। सो 4 रीजंस लीडिंग टू द डिसकंटेंट आर, नंबर 1 संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड। सबसे पहले तो संथल ट्राइब के लोग जिन्होंने अपनी जमीन खो दी थी, दे बिकेम डेस्परेट एंड दे रिवोल्टेड। सेकेंड इज द सिपॉयज इन इंग्लिश आर्मी। सिपॉय मतलब जो इंडियन सोल्जर्स थे इंग्लिश आर्मी में, वर पेड मच लेस दैन द वाइट सोल्जर्स। उनकी सैलरी बहुत कम थी वाइट सोल्जर्स के कंपैरिजन में, तो वो भी डिसकंटेंटेड थे, नाराज थे और गुस्से में थे। थर्ड रीजन था द ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस। ब्राह्मण्स भी बहुत गुस्से में थे व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट, कि जिस बुलेट को उन्हें बाइट करना पड़ता है, कंटेन्ड काउ फैट एंड पिग फैट। उसमें काउ फैट और पिग फैट है। फोर्थ रीजन मेनी लैंड लॉर्ड्स, बहुत सारे जो जमींदार थे, वर सोर, वो भी नाराज थे बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लैंड एंड एस्टेट। क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से उनकी जमीन और उनका जो एस्टेट था वो सब उनसे छिन गया था। ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लैंग्वेज। इन कॉमिक्स व्हाट द कैरेक्टर्स स्पीक इज पुट इन बबल्स। कॉमिक्स में जो भी कैरेक्टर बोलता है उसको बबल्स में रखा जाता है। ये डायरेक्ट नरेशन है
व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट द कैरेक्टर स्पीक, लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे कि कैरेक्टर ने क्या बोला तो हम मेथड यूज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का। स्टडी दीज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको दिए। फर्स्ट फार्मर ने कहा वाई आर योर मेन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप, तुम्हारे आदमी पूरी क्रॉप क्यों लेकर जा रहे हैं। सेकेंड फार्मर ने कहा योर मेन हैव टेकन अवे एवरीथिंग, तुम्हारे जो मेन हैं, लोग हैं, वो तो सब कुछ ले गए। ऑफिसर ने कहा यू आर स्टिल इन एरियर, तुम पर अभी भी कर्ज है। इफ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक, अगर तुमने नेक्स्ट वीक भी टैक्स नहीं दिया, आई सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये है डायरेक्ट नरेशन। अभी देखिए इनडायरेक्ट में आप कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे। द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड, पहले फार्मर ने पूछा, आस्क द ऑफिसर, ऑफिसर से पूछा व्हाई हिज मेन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप, कि हिज मतलब यहाँ पर ऑफिसर, कि ऑफिसर के जो आदमी हैं वो सारी क्रॉप को लेकर क्यों जा रहे हैं। द सेकेंड फार्मर सेड, दूसरे फार्मर ने कहा दैट देयर मेन हैड टेकन अवे एवरीथिंग, कि उनके आदमी सब कुछ ले गए हैं। द ऑफिसर रिप्लाइड, तो ऑफिसर ने रिप्लाई किया दैट दे वर स्टिल इन एरियर, दे कौन, फार्मर्स, कि फार्मर्स अभी भी एरियर में हैं, एंड वार्न देम, और उनको वार्न किया दैट इफ दे डिड नॉट पे टैक्स, अगर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया द फॉलोइंग वीक, आने वाले हफ्ते में, ही मतलब द ऑफिसर वुड सेंड देम द फार्मर्स टू जेल। तो ये है इनडायरेक्ट नरेशन। अभी कुछ नीचे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशंस दी है। फर्स्ट मैन वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, पहला आदमी कहता है कि हमें हमारे भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। तो जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे। द फर्स्ट मैन सेड दैट, पहले आदमी ने कहा दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स, दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स, उन्हें उनके भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। सेकेंड मैन, दूसरा आदमी कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उसमें ही वो ऐड करता है और हमें उनकी मटीरियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो द सेकेंड मैन एडेड दैट, दूसरे आदमी ने उसमें ही ऐड किया दैट दे मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज थर्ड मैन, तीसरा आदमी कहता है फॉर दैट, उसके लिए वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारी जो शिकायतें हैं वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक कन्वे करनी चाहिए, वहां तक पहुंचानी चाहिए। तो ये थर्ड पर्सन अभी सजेस्ट कर रहा है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो द थर्ड मैन सजेस्टेड दैट फॉर दैट, उसके लिए दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवेंसेस to the British Parliament, ditto as it is. Second example, first soldier, पहला सोल्जर कहता है the white soldiers gets huge pay, जो white soldiers हैं उनको खूब सारी सैलरी मिलती है, मैंशंस, रहने के लिए मैंशंस मिलते हैं, एंड सर्वेंट्स, और काम करने के लिए नौकर भी मिलते हैं। सो द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, पहला सोल्जर कहता है दैट द वाइट सोल्जर्स, गेट्स की जगह गॉट हो जाएगा क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इवेंट पहले हो चुका है इसलिए पास्ट में लिखेंगे। द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे, मैंशंस एंड सर्वेंट्स, बाकी एज इट इज रहेगा। सेकेंड सोल्जर कहता है वी गेट अ पिटेंस, पिटेंस मतलब बहुत कम अमाउंट में पैसा हमें मिलता है, एंड स्लो प्रमोशंस, और प्रमोशन भी हमारा बहुत स्लो होता है। सो द सेकेंड सोल्जर रिमार्क दैट, वो रिमार्क करता है दैट दे गॉट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, बाकी ये एज इट इज रहेगा। थर्ड सोल्जर, हु आर द ब्रिटिश टू अबॉलिश आर कस्टम्स, ये ब्रिटिशर्स होते कौन है, हमारे कस्टम को अबॉलिश करने वाले। तो तीसरा सोल्जर अभी पूछता है हु द ब्रिटिश वर, कि ब्रिटिश कौन होते हैं, ब्रिटिश वर टू अबॉलिश देयर कस्टम्स, कि ब्रिटिशर्स कौन होते हैं उनके कस्टम्स को अबॉलिश करने वाले। ओके, नेक्स्ट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट इज, ओके, ये तो एक प्ले में एक्ट करना है आपको। द रोल ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का रोल आप प्ले करेंगे। हु हैव ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट बहुत सारी शिकायतें हैं। री राइट देयर स्पीच बबल्स इन डायलॉग्स फॉर्म फर्स्ट, पहले उनके डायलॉग्स को स्पीच बबल्स में आप लिखेंगे, उसके बाद एक्ट करेंगे। सेकेंड इज लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल, फॉक्स है जो कि गलती से कुएं में गिर जाती है।
हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हियर, अभी वो सोच रही है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं. हेलो, इज दिस वाटर स्वीट. ये एक गोट यहाँ आती है और पूछती है कि क्या ये पानी मीठा है. अभी फॉक्स तो हम जानते हैं वैसे ही बहुत क्लेवर होती है, तो ये कहती है टू स्वीट, बहुत मीठा है. आई हैव हैड सो मच, मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया. आई माइट फेंट, अभी लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी. लेट मी टेस्ट इट, तो ये गोट कहती है कि मुझे भी टेस्ट करने दो. अभी ये अंदर आ जाती है कुएं के और इसके ऊपर क्लाइम करके वो कुएं से बाहर आ जाती है. थैंक्स फॉर दी हेल्प, थैंक यू बोलती है हेल्प के लिए. कम आउट व्हेन यू कैन, जब तुम बाहर आ सको तो तुम भी आ जाना. माई मदर यूज टू से, अच्छा ये कोई गोट का बेबी है तो ये कहता है मेरी मदर कहा करती थी बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो, कि जिन लोगों को तुम नहीं जानते जब उनसे कोई एडवाइस सलाह लो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. आस्क्ड वन अनदर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर, इस पिक्चर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको एक दूसरे से पूछने हैं. पहला क्वेश्चन है वेयर इज द फॉक्स, फॉक्स कहाँ है. सो द फॉक्स इज इन द वेल. सेकेंड इज हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ. सो शी फेल इनटू द वेल बाय एक्सीडेंट, गलती से वो उसमें गिर गई. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉक्स थिंकिंग, फॉक्स क्या सोच रही है. द फॉक्स थिंक्स हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर, फॉक्स सोचती है कि वहां से बाहर कैसे निकला जाए. हु इज द विजिटर, वो विजिटर कौन था. द विजिटर इज अ गोट. वॉट डज शी वॉन्ट टू नो, वो क्या जानना चाहती थी गोट. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द वाटर इज स्वीट, वो जानना चाहती थी कि क्या ये पानी मीठा है. वॉट इज द फॉक्सेस रिप्लाई, फॉक्स का क्या रिप्लाई था. द फॉक्स रिप्लाईज, फॉक्स रिप्लाई करती है दैट द वाटर इज वेरी स्वीट, कि पानी बहुत स्वीट है. एंड शी हैड अ लॉट ऑफ इट, और उसने बहुत सारा पानी पी लिया है. वॉट हैपन्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है. द गोट वॉन्टेड टू टेस्ट द वाटर, वो भी पानी को टेस्ट करना चाहती है. वेयर इज द गोट, अभी गोट कहाँ है. द गोट इज ड्रैग्ड इनटू द वाटर बाय द फॉक्स, फॉक्स उसके नीचे ड्रैग कर लेती है या फिर वो खुद जंप कर जाती है पानी में. वेयर इज द फॉक्स नाउ, अभी फॉक्स कहाँ है. द फॉक्स कम्स आउट ऑफ द वेल, वो वेल के बाहर आ जाती है. वॉट इज द गोट थिंकिंग, अभी गोट क्या सोच रही है. द गोट इज थिंकिंग ऑफ हर मदर्स एडवाइस, कि उसकी मदर ने जो एडवाइस उसको किया था नॉट टू ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर, कि किसी स्ट्रेंजर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ यू हैव टू री राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड गिव इट अ टाइटल, खुद के वर्ड्स में एक स्टोरी को लिखोगे इसको और उसको एक टाइटल भी दोगे. टाइटल हो सकता है द क्लेवर फॉक्स, या फिर द फुलिश गोट, या फिर द मदर्स एडवाइस, जो भी आप लिखना चाहे. सो वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल एक्सीडेंटली, एक बार एक फॉक्स गलती से एक वेल में गिर जाती है. शी थॉट हाउ टू गेट आउट ऑफ द वेल, वो सोचती है कि पानी से बाहर कैसे आया जाए. द गोट अराइव्ड देयर बाय चांस, एक गोट वहां पर बाय चांस आ जाती है. शी लुक्ड इनटू द वेल, वो पानी वेल में देखती है. शी आस्क्ड द फॉक्स इफ द वाटर वाज स्वीट, और पूछती है कि क्या पानी स्वीट है. द कनिंग फॉक्स प्लेड अ ट्रिक, जो कनिंग फॉक्स थी वो एक ट्रिक प्ले करती है. शी टोल्ड अ लाई दैट द वाटर वाज वेरी वेरी स्वीट, वो कहती है कि पानी बहुत बहुत मीठा है. एंड शी हैड इनफ ऑफ इट, और उसने बहुत ज़्यादा पी लिया है. द फुलिश गोट ऑल्सो वॉन्टेड टू टेस्ट द वाटर, जो बेवकूफ़ गोट थी वो भी पानी पीना चाहती है. द फॉक्स इन्वाइटेड हर इनटू द वेल, वो पानी में उसको इन्वाइट करती है. द गोट रीच्ड देयर सून, बहुत जल्दी वो वहाँ पर पहुँच जाती है. नाउ द फॉक्स रोड ऑन गोट्स बैक, वो उसकी बैक पर राइड करती है. एंड क्लाइंड आउट ऑफ द वेल, पानी के बाहर वेल के बाहर निकल जाती है. देन शी थैंक्ड द गोट फॉर हेल्प, वो थैंक यू बोलती है गोट को हेल्प के लिए. द गोट वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर्स वर्ड्स, जो गोट है वो अपने मदर के वर्ड्स को याद करती है. दैट शी मस्ट नेवर गो बाय द एडवाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.